नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज का ये प्रोग्राम सिर्फ खबर नहीं, ये उन सिसकियों की एक आवाज है जो कैमरे की फ्रेम से बाहर हैं। पूरा उत्तर भारत बारिश की मार से बेहाल है। यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह बस पानी ही पानी है, लेकिन राहत की उम्मीद अभी भी दूर है। खेत डूब गए हैं, घर उजड़ गए हैं और कई जगह जिंदगियां भी साथ बह गई। उत्तर प्रदेश के 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन इन आंकड़ों से बड़ी है कि वो कहानियां जिनमें सिर्फ आंसू हैं। एक मां अपने बच्चे को गोद में लेकर नाव का इंतजार कर रही है। एक किसान अपनी फसल को डूबता देख बस चुप है। दिल्ली एनसीआर में यमुना उफान पर है। मजनू का टीला, यमुना बाजार, जैतपुर, नजफगढ़, हर जगह तंबुओं में ठहरी जिंदगियां और सरकार के आश्वासन भी राहत की शक्ल नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पंजाब में 29 मौतें, हजारों गांव जलमग्न और लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। यह सिर्फ कुदरत का गुस्सा नहीं, यह सिस्टम की चुप्पी का नतीजा भी है। आज हम सवाल नहीं पूछते, सिर्फ एक बात कहेंगे। अगर ये तस्वीरें आपको अंदर से नहीं हिलाती तो शायद हमने इंसान होना छोड़ दिया है। दिल्ली हो या देहात, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके हक और सिर्फ उसकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करें। बारिश, बाढ़, तबाही से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। हमारे संवाददाता महेंद्र माही ने नोएडा का जायजा लिया है। चलिए आपको क्या दिखाते हैं और सुनवाते हैं क्या कह रही है जनता, कैसे हालात हैं। जब नदियां अपनी जमीन मांगती है तो किसी पटवारी की जरूरत नहीं पड़ती। आज ये तस्वीर नजर आ रही है, खासकर अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, जहां ये कहा जाता है कि पीने का पानी नहीं है और पानी की काफी किल्लत है। और आप तस्वीर देखेंगे, नोएडा की ये तस्वीर है, आपको यकीन नहीं होगी। जहां फार्म हाउस हुआ करते थे, जहां फूलों की खेती करते थे लोग, रात रात यहाँ पार्टी करते थे, आज तस्वीर ये हो गई है कि अब खाने के लोग यहाँ मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि नदियां उफान पे हैं। जिस तरीके से हरियाणा के हथनी कुंड से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के जो तमाम इलाके हैं जो यमुना डूब क्षेत्र से लगे होते हैं, वहां आज जल स्तर काफी बढ़ चुका है। लोग तरस रहे हैं और आप दूर दूर तक देखेंगे तो केवल आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये स्थिति है जब जब हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं या प्राकृतिक जब अपना रौद्र रूप लेती है, तो इस तरह की तस्वीर सामने आती है। काफी पानी है तो उसके अंदर बिना ऐसे पैर के साथ बंदा जा नहीं पाएगा। कोई फंसा होगा, पता नहीं मरा होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, कैसा पड़ा होगा, कोई प्रशासन यहाँ देखने नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, कब ये पानी आया यहाँ, कब आपको सूचना मिली कि पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है? पानी की सूचना मिली थी, हम लोग जाएंगे तो वहाँ डूब के मर जाएंगे रास्ते में, हम लोग तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। ये बताइए, परिवार के साथ रहते हैं यहाँ? हाँ, यहाँ पे मैं परिवार साथ नहीं थे, सब लोग मेरे बाहर लेकर थे। तो अभी खाना पीना कैसे बनता होगा, क्योंकि यहाँ तो अब चूल्हा तो जल नहीं पाता होगा। अब पता नहीं भी अंदर फंसे होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसे भूखे रहते होंगे, प्यासे रहते होंगे, क्या क्या खाते पीते होंगे, उसका पता क्या है। अच्छा, अब प्रशासन जाए देखे तो पता लगे उसका। चाहे मैदानी इलाकों की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हर जगह इस समय जो पानी है अपना रौद्र रूप दिखा रही है, बादल फट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ हमें बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है। और ऐसे में जब प्राकृतिक अपना रौद्र रूप लेती है, तो ये बात सच है कि जब पानी अपनी जमीन मांगती है तो पटवारी की जरूरत नहीं पड़ती। एफएम न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। एक कहावत है ना कि इंसान ही इंसान के काम आता है। आज पूरे देश में बाढ़ बारिश से बुरी तरह लोग प्रभावित हैं, चाहे पहाड़ी राज्यों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें। ये तस्वीर हाईटेक सिटी नोएडा की है। यहाँ बात करें तो ये यमुना का डूब क्षेत्र का इलाका है। आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो इस लाइन में लगे हैं ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये कोई सरकारी तंत्र नहीं है, ये किसान है। अलग अलग संगठन से जो किसान वो यहाँ मौजूद है, लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकायदा पूरी सब्जी और तमाम चीज जो लोगों को खिलाया जा रहा है। और आप सामने देखेंगे रसोई, यानी कि जो किसानों के द्वारा, जो आम लोगों के द्वारा, अलग अलग संस्थान के द्वारा रसोई यहाँ बनाई गई है। रसोई में आलू पूड़ी की सब्जी है, तमाम चीजें हैं यहाँ बन के तैयार हो रही है, ताकि जो लोग बाढ़ से बारिश से प्रभावित हुए हैं वो भूखे पेट ना सोए, क्योंकि सरकारी मदद जब तक आती है बहुत लेट हो जाती है। और आप देखेंगे लगातार जो खाना है वो वितरण किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार जो लोग हैं यहाँ बुरी तरीके से प्रभावित है। तकरीबन 20 से 25,000 ऐसे लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। और आप तस्वीर देखेंगे किस तरीके से
लगातार जो ये प्रसाद का वितरण है ये लगातार हो रहा है और अब लगातार इसको देखिए। ये बताइए कब से आपका ये प्रसाद का वितरण चालू है, लोगों को खाना खिलाया? आज तीसरा दिन है। हम भारतीय किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हैं और आदरणीय जो राकेश टिकैत जी हैं उनके दिशा निर्देश पर हम कालिंदी कुंज से लेकर और 0 पॉइंट तक जगह जगह जो है पॉइंटों पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। लगातार तीसरा दिन है। जिला कार्यालय सलारपुर में रसोई चली हुई है और वहां से ट्रैक्टर और टम्पो के माध्यम से हम निरंतर जहां जहां लोग हैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। और एक टीम जो हमारी है वो सभी के लिए दवाई, दूध, बिस्किट जैसे और उनके रहने की व्यवस्थाएं करा रही है। जी कब तक चलेगा ये? जब तक बाढ़ उतर नहीं जाती है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, टिकैत रसोई निरंतर चलेगी। हम आपको भी अपना नंबर दे रहे हैं और हमने अपने सार्वजनिक नंबर किए हुए हैं। कहीं भी कोई रहने की, खाने की या अन्य कोई भी समस्या को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें, तत्काल उस समस्या का निवारण होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं सब्जी और पूरी है वो बांटी जा रही है लोगों में, जो लोग देर रात खाना नहीं खाते। क्या क्या सब्जी है, क्या क्या बांट रहे हैं अभी आप लोग? यहाँ पे पूरी सब्जी है और रोज की अलग अलग तरीके से हम लाते हैं। यहाँ पे कभी हलवा भी है, कभी पूरी सब्जी भी है। बाकी पूरी सब्जी का हमारा दिनचर्या चलती है। चावल की कभी भी हम करते हैं। बाकी ये है कि हम ये चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है टिकैत साहब का एक ही कहना है कि कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर थे वो हमारे किसान मजदूर भाई हैं। उनके लिए हम पूरे दिन रात प्रयास कर रहे हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए हमने यहाँ पर बरात घर भी खुलवाए। वहाँ पे भी लोग, हमारे जो लोग हैं, जो हमारी टीम है वो वहाँ पे भी कार्य कर रही है। तो जगह जगह हम यहाँ पर इस कार्य को कर रहे हैं कि कोई किसान मजदूर इस आपदा में भूखा ना रह जाए। जो काम हम कर रहे हैं उस पर लगातार टिकैत साहब की नजर है। और ये हम तो ये एक देश के लिए भी एक आदेश देना ये चाहते हैं कि कोई भी आज जो समय है देश के ऊपर जो गुजर रहा है, ये जो आपदा है इस देश में, जो उस पर भी जैसी भी कोई भी मदद होती हो वो मदद करे और निकले बाहर, क्योंकि आज मदद का समय है। कब कब ये खाना वितरण होता है? कितना टाइम वितरण? हमें यहाँ 3 दिन से लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि जब से यहाँ पानी चढ़ा है तो किसान और मजदूर जो अंदर थे वो रोड पे आ गए। आप देख रहे हो पूरा रोड पे किसान मजदूर और अपने पशु ने लेके है। जब से ये यहाँ पर आए हैं हमारा लगातार निरंतर जारी है। टिकैत रसोई यहाँ पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं पीछे एक बार मैं कतार आपको दिखाऊंगा। लगातार जो लोग हैं वो मदद की आस में कयास लगा रहे कि कोई सरकारी मदद आएगा, मगर उससे पहले आप देखेंगे जो किसान है, तमाम किसान संगठन है, वो लोगों की मदद कर रहा है। FM न्यूज से महेंद्र। तो देखा आपने कि बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और हमारे सहयोगी महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जिंदगियां लोगों की खतरे में आ चुकी हैं और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। तमाम तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे हालात है ग्राउंड जीरो पर और किस किस प्रकार की सहायता प्रशासन की तरफ से और संस्थाओं की तरफ से लोगों की जा रही है? महेंद्र। बिल्कुल सुनो, देखिए पिछले 4 दिनों से, यानी कि 4 दिन हो चुके हैं जब हथनी कुंड से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद चाहे दिल्ली की जिक्र करे, नोएडा का जिक्र करे, ग्रेटर नोएडा का जिक्र करे या फरीदाबाद का जिक्र करे, तमाम जगह से जहां यमुना गुजरती है वहां जो आसपास जो गांव है, जो फार्म हाउस है, जो खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। तकरीबन 20 से 25 हजार ऐसे लोग हैं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो किसानी करते हैं, जो फार्म हाउस में काम करते हैं, जो रोज का काम करते हैं, वहां पर उनकी जिंदगी काफी प्रभावित हुई है। और वो लोग तकरीबन 3 दिन पहले ही उनको बताया था कि देखिए जो यमुना का जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित जगह ले जाइए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, नोएडा प्राधिकरण की बात करें या तमाम संगठन जो किसान संगठन उनकी बात करें, समाज सेवी की बात करें, तमाम लोग इनके पास आ रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि देखिए जो मदद है, जो सरकारी मदद है, जो जिला प्रशासन करता है, उनकी मदद थोड़ी काफी कमजोर है, काफी सुस्त है, क्योंकि जो मदद होनी चाहिए उस तरह का वो मदद हो नहीं पा रहा। जिस स्तर से मदद करनी चाहिए, जिस स्तर से लोग मदद चाह रहे हैं, वो स्तर दिखाई नहीं दे रहा। हमने कई लोगों से बातचीत की जिनके खेत उजड़ गए, हमने उन लोगों से बातचीत जो फार्म हाउस में काम करते थे उनसे बातचीत की, जिनके खेतों में गुलाब की खेती होती थी उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा देखिए
जो शासन प्रशासन है वो एक दिन आता है, दोपहर में खाना खिलाता है, उसके बाद जो रात की व्यवस्था होती है वो कोई नहीं देखता। और ऐसे में कहीं ना कहीं हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक ये जो यमुना का रौद्र रूप हम देख रहे हैं। और यही जो तस्वीर थी सुनील, 2022 में भी हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, अन्य जिलों की बात करें, तमाम जिलों में यमुना का पानी चले गया था और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। और ऐसे में देखिए 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिनों में बहुत कुछ बदल जाता है। तकरीबन सैकड़ों गाँव हैं, उसमें सैकड़ों मजदूर हैं, तमाम जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं 4 दिन से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। शुक्रिया महेंद्र, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसी को मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार कार्य किया गया और कार्य करने का परिणाम क्या है। आज 2100 से अधिक ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया गया। कोई सोच सकता था 1,36,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर उन 19 पैरामीटर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, जो एक स्कूल के लिए आवश्यक था, जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके। बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में रहता था, पीने के लिए पेयजल नहीं था, अभिभावक के पास साधन नहीं थे कि उसको एक थर्मस दे सके, वो ले जा सके अपने साथ। उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था। स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था
एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो, ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए। हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती। जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। आज जो हम जिन 81 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आती थी। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाती थी। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे। मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, तो इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा हमने बनाया नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो, कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर, किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है, उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी, अच्छे लोग भागते थे, पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था, कोई माहौल ही नहीं था, नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से 1,500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं। और कितना रिफॉर्म हुआ देखिए, 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले 17 के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम, 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है,
लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं खड़ा कर सकता। ये गलती हमारी थी कि हमने देश के सबसे उत्कृष्टतम बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था। 2017 के पहले ये कटघरे में खड़ा हो गया था, लेकिन अब वो कटघरे में खड़ा नहीं होने वाला है, अब वो आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म हुए हैं और उस रिफॉर्म के ही क्रम में जो लोग इस रिफॉर्म के सारथी रहे हैं, उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत अच्छा कार्य किया और उसका परिणाम था कि हम लोगों को भी लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में हमें करना होगा। याद रखना, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है। ये किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। यहां से जो कुछ भी हम गढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आगे बढ़ाएंगे, वही आगे चल करके देश को नेतृत्व देगा, समाज को एक नई राह दिखाएगा। और उस राह को दिखाने के लिए आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका आपको प्रदान की है। यह आपका सौभाग्य है कि इस भूमिका में आप अपने को कमतर मत ताके। एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी होती है। एक शिक्षक की तुलना किसी नौकरशाह से नहीं हो सकती, किसी नेता से नहीं हो सकती, और मत करिए किसी नेता से, किसी नौकरशाह से अपनी तुलना। आप अपने आप में एक अलग आपकी श्रेणी है, आपका सम्मान है। एक शिक्षक के रूप में जिसको भी आप अपना परिचय देंगे, अगर वह व्यक्ति सचमुच में मनुष्य है तो आपको जरूर सम्मान देगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक बनकर के आपको उसके पास जाना होगा। शिक्षक बनकर के आप अपनी बात उसके सामने रखेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो फिर आपके लिए असंभव हो। और उसी का परिणाम था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं, उन परिवर्तनों के वाहक के रूप में देखिए उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु रहा है। मैं देश के अंदर कई राज्यों में जाता हूं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के कुछ भागों में, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए राज्यों में, अरुणाचल में हम जाएं या अन्य राज्यों में हम लोग जाते हैं, पूछते हैं, वहां देखते हैं कि वो यहां से जुड़े हुए लोग वहां मुझे जब मिलते हैं, मैं पूछता हूं भाई कब से हो, कहते हैं साहब, कोई बोलता है कि हमारे पूर्वज 75 साल पहले आ गए थे। भाई क्या काम आए थे यहां पे? उस समय तो साधन भी नहीं था साहब, शिक्षक बनकर के आए थे। आप सोचो, अरुणाचल प्रदेश में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी गाजीपुर के रहने वाले हैं। मैंने कहा वहां से? उन्होंने कहा हां, वो यहां के रहने वाले थे और वहां पे आकर के हमें पढ़ाते थे। हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, पूरी एक बड़ी संख्या हमें मिलती है जहां पे शिक्षकों की एक लंबी फौज खड़ी होती है। तो देखा आपने कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।